तू जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश ना कर। क्या बात। चलते वक्त के साथ तू भी चल, वक्त को बदलने की कोशिश ना कर। वाह दिल खोलकर सांस ले, अंदर ही अंदर घुटने की तो कोशिश ना कर। वाह। दिल खोलकर सांस ले, अंदर ही अंदर घुटने की तो कोशिश ना कर। कुछ बातें रब पर छोड़ दे, कुछ बातें रब पर छोड़ दे, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश ना कर। वाह 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 वाह। सर मैंने 2021 से मेरा एफएमजी का ग्रेजुएशन स्टार्ट किया था। उसमें मैं जितना एंजाइटी फील कर रहा था सर, लाइक मैं खाना भी नहीं खा सकता था, मुझे वोमिट होती। जब घर में बोलते हैं ना कि मुझे एंजाइटी और मुझे साइकेट्रिस्ट के पास जाना, तो घर वाले सोचते हैं कि ये दिमाग से पागल हो गया है, तो इसको पागल के डॉक्टर के पास जाना है। जो एफएमजी फेल है उनको 12th पास बोलते हैं लोग के, ये तो 12th पास है। इसका कहा थको मत, हारो मत, मंजिल तो मिलनी है आपको, आज नहीं तो कल मिलेगी। आपको मेहनत करते रहना पड़ेगा। अगर वो संडे है तो भी 8 से 10 घंटा पढ़ना है, अगर वो कोई फैमिली फंक्शन है तो भी 8 से 10 घंटा पढ़ना है, अगर इंडिया का फाइनल है तो भी 8 से 10 घंटा पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। मैं रिपीटर हूँ, मैं 3 टाइम रिपीटर हूँ, मैं 3rd टाइम में पास हुआ हूँ। मेरे डैड ने मुझे एक चीज बोली थी, भाई तूने है ना पूरे खाने की प्लेट सजा ली है, देख तूने सब्जी बना ली है, तेरी नोट्स बना ली है, तूने एमसीक्यू का सोर्स ले लिया, मतलब तूने रोटी वगैरह बना ली है, जीटी का पता है तुझे, मतलब वो सलाद वगैरह बना लिया है। अब तेरा काम क्या है, उसको खाना है। अरे वाह वाह। सर जब तीसरा बार पास हुआ ना, मेरे फादर के चेहरे पर खुशी का आंसू देखे थे ना, मैंने कहा हाँ आई डन इट। हेलो फ्रेंड्स, हेलो बड़े लोग, डॉक्टर अश्वनी, डॉक्टर अंकुर, आज बड़े मियाँ छोटे मियाँ, आज अपने दोस्त इशाक रियाज के साथ है, जिन्होंने इस बार जनवरी में एग्जाम क्लियर किया है एफएमजी का, और ये हमें बताएंगे कि हम किस तरह से इस एग्जाम में एक अच्छा परफॉर्म कर पाए और क्या क्या चुनौतियां, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और उनको किस तरह से ओवरकम करना है। साथ 2-2.5 साल से हमारा दोस्त था, अभी भी है, और हर बार मुझे ये लगता था कि इस बार ये क्लियर पक्का कर जाएगा, और फिर कुछ प्रिपरेशन में कुछ लैकिंग होने की वजह से, कुछ रीजन की वजह से वो नहीं कर पाता था। तो एक लंबा टाइम उसने खुद पे वर्क किया है और फिर ये रिजल्ट दिया है, जो बाकी स्टूडेंट्स को भी गाइड और मोटिवेट कर सकता है। बिल्कुल सर। तो इशाक रियाज खान भाई, बताइए जरा अपनी कहानी। सर मेरा नाम इशाक रियाज है, मैं पेनांग मेडिकल यूनिवर्सिटी चाइना से मैंने एमबीबीएस किया था। सर मैंने 2021 से मेरा एफएमजी का ग्रेजुएशन स्टार्ट किया था। तब तो सर मैं सिर्फ जो कॉलेज के सब्जेक्ट थे वही पढ़ रहा था, लेकिन प्रॉपर मैंने नेक्स्ट पिछले दिसंबर से स्टार्ट किया था पढ़ाई करना एफएमजी के लिए। अब सर जो मेरा दिक्कत आ रहा था, जो मैंने एक एनालाइज किया था जब मैं जुलाई में फेल हुआ था, तब कि मैं प्रिपरेशन पूरी कर रहा था, लेकिन एंजाइटी और मेरा कुछ रीजन की वजह से सर मेरा रह जा रहा था। तो सर फिर मैं अंकुश सर से भी बात किया था ये टॉपिक पर कि सर अभी आगे क्या कर सकते हैं। तो सर ने वही बोला था कि साइकेट्रिस्ट को बता दे को अपने नजदीक के, वो क्या बोल रहे। तो सर उसने मुझे इतना हेल्प किया कि मैं सर क्या ही बताऊँ, मेरा जो दिसंबर और जुलाई वाला अटेम्प्ट था उसमें मैं जितना एंजाइटी फील कर रहा था सर, लाइक मैं खाना भी नहीं खा सकता था, मुझे वोमिट होती थी, मेरी ये हालत थी। लेकिन अब की बार सर वो एंजाइटी कंट्रोल हो गई थी मेरी, और सर मैं अच्छे से एग्जाम लिख पाया था। एक बेनिफिट वो था सर। तो जो सर दूसरी बात, हाँ जी सर बोलो भाई बोलो, पहले बात पूरी करो। जी सर, तो दूसरी बात लाइक जीटी प्रॉपर ना देना। मैंने जुलाई वाले अटेम्प्ट में जीटी दी थी, लेकिन मैंने 2 ही जीटी दी, और मैंने पढ़ाई पर और जो वीडियो थे उस पर बहुत ज्यादा फोकस किया था, जबकि नोट्स पर बहुत कम फोकस किया था मैंने, और नोट्स अगेन एंड अगेन चेंज कर रहा था मैं, जो दिसंबर वाले नोट्स थे। इसलिए सर एक रीजन था तो मैं फेल हुआ था। तो सर जब अब की बार जब मैं देने बैठा तब मैंने एक चार्ट बनाया हुआ था, जिसमें मैंने लिखा हुआ था कि सब्जेक्ट मिनिमम 5 टाइम रिवाइज करना है, मुझे हर मंथ जीटी देना है, मुझे एमसीक्यू डेली लगाना है। तो सर मैंने एक पूरा चार्ट इस तरह बनाया हुआ था, मेरे
ये वोल्पर टिक था सर, जहाँ पर मैं टिक कर रहा था कि भाई इस महीना मैंने जीटी दिया नहीं थी, मैंने डेली एमसीक्यू लगाया नहीं लगाया। उस तरह से मैं फिर ओवरकम आया फिर मेरे फेलियर से। बहुत बढ़िया है, अच्छा रोड मैप बना रखा था। बिल्कुल। एमसीक्यू भी डेली होना चाहिए, जीटी मंथ में होना चाहिए, और रिवीजन के टाइम फिक्स कर लिए कितने बार रिवाइज करना। और एक जो चार्ट बनाने वाली इसने बात कही भाई ने, ये बहुत अच्छी है कि तुम अपने आप को एक मॉनिटर भी कर सकते हो और दिखता भी है कि भाई इस बार का जीटी दिया है नहीं दिया, क्या पहुंच रही है। मैं जीटी के मार्क्स भी लिख रहा था, हर बार मैं जीटी दे रहा था ना, मैं जीटी के मार्क्स भी लिख रहा था कि मेरा हर जीटी में कितना मार्क्स आ रहा है। लाइक सर मैंने जब फर्स्ट स्टार्ट किया था ना, तब सर मेरा 147 मार्क्स था, वो बड़ा। फिर सर एक मैंने दिया था उसमें 178 था, एक में 200 था सर मेरा। ये जो फाइनल आया उसमें 160 मार्क्स। गुड गुड। देखो जीटी से थोड़ा सा अपने आप को पता चलता है कि हमारी तैयारी कैसे चल रही है, और कुछ वीक सब्जेक्ट्स होते हैं उसका पता चलता है कि इस सब्जेक्ट में हम अटेम्प्ट नहीं कर पाए, या क्वेश्चन जब भी मैं करता हूँ तो गलत क्वेश्चन हो जाते हैं, या फैक्चुअल क्वेश्चंस में गलती होती है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन में कोई गलती होती है। तो ये तुम अपने आप को एनालाइज कर पाते हो, और यदि नाइसली एनालाइज करते हो तो स्कोर बढ़ता है, जैसा कि भाई के साथ हुआ। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि बीच में स्कोर में फ्लक्चुएशन आ जाता है, तो उससे परेशान नहीं होना होता है। कई बार जो जीटी के क्वेश्चंस पेपर होते हैं वो डिफिकल्ट बना दिए जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट वैसे ही डिप्रेस हो जाता है कि यार इस बार पिछली बार मेरे बढ़े थे और इस बार कम हुए। तो ये मैंने पॉइंट आउट करना चाहा कि उससे डिप्रेस नहीं होना, जैसे कि भाई ने तो हमेशा इंक्रीमेंटल साइड ही रखा और वो अच्छी बात है, लेकिन यदि कहीं पे तुम्हें डिप भी मिलता है तो उसमें परेशान नहीं होना। एक सवाल जो मेरे माइंड में आ रहा था इस अगर तुम बताना चाहो तो, कि जब तुम्हें एंजाइटी की प्रॉब्लम थी, तुमने बताया कि अंकुर ज्ञान सर के कहने पे तुम साइकियाट्रिस्ट के पास गए थे, तो साइकियाट्रिस्ट ने सिर्फ काउंसलिंग करी थी या कुछ एसएसआरआई या कुछ मेडिसिन भी स्टार्ट करी थी आपने? यस सर, वेनिलाफ्लेक्सिन स्टार्ट की थी मैंने। ओके, तो मुझे देना था। ठीक है, तो क्या वो मेडिसिन स्टार्ट होने से तुम्हें ऐसा लगता था कि प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, या स्लीपनेस ज्यादा हो रहा है, या उससे तुम्हारे परफॉर्मेंस पे असर पड़ रहा है? सर वो मुझे पता लग रही थी कि जब मुझे नींद आ रहा था ना सर, मैं तब सो जा रहा था, लेकिन उसको मैं फिर दूसरे टाइम में कन्वर्ट कर रहा था कि भाई बाकी रह गया है तो मुझे 10 बार भी उसको खींचना है, मुझे वो कंप्लीट करना है। आज का जो मुझे पढ़ाई है उसको मुझे कंप्लीट करना है। उसमें से नींद आता है, कितनी दफा नींद आ जा रहा था, लेकिन सर फिर मैंने वो प्लान बनाया था कि जब मैं सो जा रहा था वो मैं फिर सो जाता था, 1-2 घंटा भी मैं आराम कर ले रहा था, उसको मैं नाइट में ले रहा था, या फिर सुबह जल्दी उठकर 4 या 5 बजे उठकर वो कंप्लीट कर ले रहा था। अच्छा, तो कितने मंथ तुम मेडिसिन एग्जाम देने के कितने मंथ पहले से स्टार्ट किए थे? सर 3 से 4 महीने। और 3-4 महीने तक लिए थे उसमें ना? तो वो स्लीपीनेस क्या ऐसा था कि पहले मंथ ज्यादा थी फिर कम हो गई एग्जाम टाइम में, ऐसा तो कुछ नहीं? हाँ सर, फर्स्ट मंथ था सर, थोड़ा स्लीपीनेस ज्यादा था। हाँ। लेकिन फिर वो कम होता रहा। क्वेश्चन आइडियली आपके हैं, बट नहीं कोई नहीं, आप उसको पेशेंट के उस पे पूछोगे नहीं शायद। हाँ। मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे को ऐसे कई सारे बच्चे मिले हैं जो एंजाइटी की वजह से जिनके एग्जाम बार बार खराब हो रहे हैं, और प्रॉब्लम यही आती है कि मेडिसिन का नाम लेते ही वो सोचते हैं कि इससे हमारे को फिर हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ इसहाक एक प्रॉपर गाइडेंस दे सकता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मेडिसिन के साथ भी आप निकाल सकते हो, तो शर्ते कि आप एक रूटीन बना के, एक चार्ट बना के उसको एसेस करते हुए बढ़ो। तो वेरी गुड इशाक, वी आर प्राउड ऑन यू, वेरी गुड। डेफिनेटली। देखो सबसे पहली बात तो इशाक खुल के अपनी बात बता रहा है, ये भी बड़ी ये एक बड़ा बहादुर बच्चा है, बहुत बहादुर, और ये मुझे लगता है कि अपने जितने भी दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक आइडियल है कि ठीक है यार, मैं जो सफर किया मैंने, कोई और सफर ना करे। सही बात। और इसने एक ये बहुत बोल्ड डिसीजन होता है, हर कोई अपने एक्सेप्ट नहीं करता पब्लिकली, तो ये एक बड़ाई के बारे में क्लैपिंग करूंगा भाई के लिए। दूसरा मैं पॉइंट जरूर करूंगा ये कि कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स को बहुत माइल्ड एंजाइटी होती है, और काउंसलिंग से काम चल जाता है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें कि काउंसलिंग से काम नहीं चलेगा,
तो फिर दवाई की तरफ जाना होता है। तो जैसे भाई से मेरी बात हुई थी, मुझे याद है, तो मुझे लगा था कि डिस्टेंस बहुत दूर है तो मैं रेगुलर फॉलो अप नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मैंने भाई को एडवाइस दी थी कि नियर बाई साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करे, सो दैट वो फॉलो अप भी हो पाए और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट चल पाए। तो कभी भी हेजिटेट नहीं करना, यदि तुम जहां पे भी हो उसके आसपास ही रहो, जिससे तुम्हारा ट्रैवलिंग टाइम बच जाए, रादर देन कि डिस्टेंट किसी साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करो। और यदि उसे लगता है कि काउंसलिंग की जरूरत है तो वो काउंसलिंग में रेफर कर देता है, ठीक है। तो लेकिन उसे हेल्प सीख कर लेनी है। भाई ने ये बताया भागने की जरूरत नहीं है कि यार लास्ट में दवाई खाऊंगा तो मैं इससे मुझे दिक्कत हो जाएगी। इसी से अश्विनी भाई एक मेरे याद आता है, नाम तो नहीं डिस्क्लोज कर सकता मैं, जैसे कि मैं ज्यादा भाई से भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था, इसलिए मैंने पूछा कि हाँ, पता आप नहीं पूछते एक मैंने पूछा भी कि अगर मन है तो बताओ। हाँ भाई में ब्रेवरी इतनी थी, वो बिल्कुल खुल के बहुत अच्छा। तो एक अंडर 100 एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है पता है, एंजाइटी का। अपन जब घर में बोलते हैं ना कि मुझे एंजाइटी और मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है, तो घर वाले सोचते हैं कि ये दिमाग से पागल हो गया है तो इसको पागल के डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि हम कुछ चीज से लड़ रहे हैं, हमको उसको ओवरकम करना है। अब सर हर बार एक ही चीज से फेल होकर, एक ही चीज से लड़कर सर उससे ही हम फेल हो रहे हैं सर। तो सर हर बार क्यों हम 6 महीना अपना बिगाड़, उसकी वजह तो अच्छा है कि हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाए और हम हमारा इलाज लेकर आए, जिससे हमारे 6 महीने बच जाए। क्या बात। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, किसी को डायबिटीज हो गई, वो कहने लगा मैं छुपाऊंगा, भाई वो तो नहीं छुपाता। तो यार ऐसे ही मेंटल इलनेस एक नॉर्मल पार्ट है, एंजाइटी होना नॉर्मल पार्ट है, मन उदास होना एक नॉर्मल पार्ट है। यदि ये हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो उसमें यदि हम किसी मेडिकेशन की या काउंसलिंग की हेल्प ले लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे एक याद है, अभी नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा लेकिन ना रैंक डिस्क्लोज करूंगा, एक बच्चा था अंडर 100 रैंक थी नीट में, एंड ही वाज ऑन मेडिकेशन फॉर डिप्रेशन। तो यानी कि मेडिकेशन के साथ भी तुम टॉप कर सकते हो, एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो ये एक मिथ है कि हम मेडिकेशन लेंगे तो उससे हमें नींद आएगी। यदि जब नींद आती है तो डोज एडजस्ट हो जाती है। भाई का सही फिलॉसफी था कि सो लो फिर बाद में। हाँ ये भी है। और दूसरा, तुम जिससे भी कंसल्ट कर रहे हो उससे बात बताओगे कि सर एक्सेसिव स्लीप आ रही है, तो वो मेडिकेशन थोड़ा सा चेंज करके वो सेट कर देते हैं, तो इसलिए परेशान होने वाली बात नहीं। और ऐसा कि यार मैंने देखा है शुरू से तुम एक काफी अच्छी प्रिपरेशन करते रहे, है ना। शुरू से ही मैंने देखा था तुम्हारी प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही थी। तो उस प्रिपरेशन के दौरान तुम्हारी कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन हुई, क्या उसके पीछे क्या रीजन था, कैसे तुम प्रॉपर इतने लंबे टाइम तक मोटिवेटेड कैसे रहे? सर बात ये थी कि एफएमजी एग्जाम मुझे पता थी कि अगर क्लियर नहीं किया तो मेरा एग्जाम में कुछ फ्यूचर है ही नहीं, सच्चाई ये है। इसलिए मुझे पता था कि मुझे वो क्लियर करना है और जल्द से जल्द नेक्स्ट स्टेप में जाना है। इसलिए सर मैं बस वही सोच रहा था, बस एफएमजी क्लियर करो और नेक्स्ट स्टेप में जाओ, क्योंकि घर वालों को भी तो प्राउड मूवमेंट लाकर देना है। क्यों उनको लोग ये बोले कि तुम्हारा लड़का 12 पास है, उनको मेरे घर वाले भी तो बोल सके कि भाई डॉक्टर है मेरा लड़का। डॉक्टर तो वही एफएमजी को तो जो एफएमजी फेल है उनको 12th पास बोलते हैं लोग के, ये तो 12th पास है, इसका कहाँ निकला हुआ है? नहीं, वो तो कुछ मंद बुद्धि कह सकता हूँ, मंद बुद्धि कह सकते हैं, है ना। उनकी बातों को ऐसा नहीं सोचना है, लोग क्या कह रहे हैं डजंट मैटर। और पॉइंट ये है कि नॉलेज से तुम प्रैक्टिस तो कर ही सकते हो। ऑफ कोर्स वो लीगल इश्यूज हैं, बट थोड़ा सा अगर हम लोग मेन सिटी को छोड़ के आउटस्कर्ट्स में जाएं और प्रैक्टिस करें तो इट्स नॉट अ बिग इशू। वैसे भी इंडिया में नो वन इज गोना बॉदर और चेक अनलेस कुछ पेशेंट को हार्म हो। तो अगर तुम जान रहे हो कि हमारी लिमिट क्या है उसमें ट्रीट कर रहे हो तो सब ठीक है। बट ठीक है, तुम्हारा एंगल भी सही था और आखिर अब जब हो गया है तो सब अच्छा है। ऑल इज वेल, इट्स इन वेल। दूसरा मैं सभी एफएमजी मैं जब पास हुआ ना सर, मैंने जब जुलाई में फेल हुआ था तो मेरे फादर के चेहरे पर एक आंसू देखे थे सर। जब मैं इस दफा पास हुआ ना, मेरे फादर के चेहरे पर खुशी का आंसू देखे थे ना, मैंने कहा हाँ आई डन इट। उनके चेहरे पर ये आंसू देखा ना, तब लग रहा था हाँ
मेरी जितनी भी मेहनत थी ना वो सब सफल हो गई। क्या मेरे मम्मी पापा खुश हो गए आज। क्या क्या क्योंकि नाम? हमारी जर्नी में हमारे मॉम डैड भी है साथ में, वो भी हम जब फेल हो रहे थे तब वो भी बेचारे वो सैड हो रहे थे कि यार लड़का पास नहीं हो रहा है, लड़का क्या कर रहा है, वो इतनी मेहनत कर रहा है फिर भी फेल हो जा रहा है। लेकिन जब उस दिन जो मेरे मम्मी पापा पे मैंने उनके चेहरे पे स्माइल देखी थी ना, बोला ना पास हो गया, वो चेहरे पर देखा था मुझे सबसे ज्यादा वो किया था कि हाँ मैंने भाई कुछ अच्छा काम किया लाइफ में। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या नाम है आपके अम्मी अबू का, क्या क्या नाम है? रिया देवस शेख मेरे डैडी का नेम है और अम्मी का नाम रुस्काना। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि तुमने बताया था कि पापा भी तुमसे अच्छे फ्रेंडली हैं और काफी सपोर्टिव रहे मम्मी पापा दोनों, है ना? तो दो चीजें मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे। एक तो सभी मेरे एफएमजी भाई को कि अपने आप को डॉक्टर मानना है, क्योंकि तुम डॉक्टर हो। सिर्फ ये एक लाइसेंसिंग एग्जाम है, जैसे कि इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट है वो हमारे यूएसएमएलई एग्जाम देंगे तो उन्हें वहां का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। तो ऐसा थोड़ी है कि यूएसएमएलई नहीं क्लियर किया तो वो डॉक्टर ही नहीं है ना। तो ये एक मिथ चला आ रहा है और जो बच्चे हैं अपने उनके अंदर एंजाइटी क्रिएट कर देता है इस, है ना। दूसरा है कि भाई ने अपने इमोशंस को चैनलाइज करके अपना हथियार बना लिया। जो आंसू इन्होंने अपने फादर के पहली बार देखे उनको कन्वर्ट किया खुशी के आंसू। वाह। और आज भाई प्राउड फील कर रहा है और वो सुकून जो ये डिस्क्राइब नहीं कर सकता वर्ड्स में। तो भाई जब भी तुम्हें लगे कि तुम डिप्रेस हो रहे हो, अब नहीं हो पा रहा, बहुत मेहनत कर ली, बस वो इमेजिन करना कि एग्जाम क्लियर करने के बाद जो पापा की आंखों में चमक होगी, जो मुस्कुराहट होगी, यदि आंसू भी आएंगे तो खुशी के आएंगे। जब तुम्हारे दिल को वो छू जाएंगे तो अंदर से आवाज आएगी चल और पढ़ ले। अब रुकेंगे नहीं, लास्ट तक नहीं रुकना, बस चलते रहना है छोटे। क्या तो यही जज्बा, यही इमोशंस चैनलाइज करो और लास्ट तक लगे रहो, छोड़ना नहीं, थकना नहीं, रुकना नहीं, और शब्द नहीं है मेरे पास। बहुत बढ़िया, मोटिवेट कर दिया भाई। मेरा तो मन किया कि अभी मैं चल दूं। देख हवा भी चल रही है पीछे, हवा भी चल रही है, ठंडी तो नहीं लग रही है? अरे दादा ठंडी लग रही है। हाँ पूरा माहौल बना दिया, माहौल बना दिया, अंकुर भाई ने मोटिवेट कर दिया। पोस्ट रिजल्ट आपने गोवा का माहौल, पीछे गोवा का माहौल है भाई। इस साल पर हम लोग की बात हो रखी है ना, गोवा में पार्टी करेंगे। गोवा में पार्टी है। ईशा क्या बात हुई थी, याद दिला दो, क्या याद दिला दो थोड़ा। सर आपने बोला था अगर जरा एसएमसी क्लियर हो गया तो हम साथ में चले गए गोवा पार्टी करने। ये किसने बोला था? अंकुर सर ने बोला था। मैं तो गोवा आ गया, अब तुझे गोवा नहीं, रियल वाला बोला, एग्जाम वाला निकाला, बोला नहीं गोवा। बिल्कुल यार बिल्कुल, प्लान करेंगे हम, और प्लान फिर और करेंगे। हाँ फिर और करेंगे। प्लान तो निकलेगा। तुम दिल्ली और दिल्ली में गोवा वाला फील लाएंगे। बिल्कुल पक्का सर। अच्छा सर मुझे एक मैसेज देना था, प्लीज कुछ रिपीटर। सर लाइक मैं रिपीटर हूँ, मैं 3 टाइम रिपीटर हूँ, मैं 3rd टाइम में पास हूँ, इसलिए मैं रिपीटर्स पे चीज बोलना चाहता हूँ। यार देखो फेल हुए है ना तो ये मत समझो आपने मेहनत नहीं की थी, आपने बहुत अच्छी मेहनत की थी, आप सबने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी यार, आपके सोच सब सही है। मैंने सर अभी कितने टाइम से बात कर रहा हूँ, कितना लड़के ये बोल रहे भाई मैं सोच चेंज कर दूँ क्या? यार सोच चेंज मत करो, जो सोच से पढ़ा है वही सोच की नोट अगेन एंड अगेन रिवाइज करो ना, और एमसीक्यू डेली लगाते रहो, हर बार जीटी देते रहो तो ही निकलेगा। अगर आपने नोट चेंज की तो लिख कर देता हूँ, नहीं निकलेगा पेपर। मेरे साथ हो चुका है जुलाई वाले में, मैंने दिसंबर का जो था उसकी नोट चेंज की थी और मैं इसीलिए जुलाई में फेल हुआ था, एक रीजन वो भी था मेरा, तो मैं नोट चेंज कर दी थी। यार आप लोग प्लीज चेंज मत करो वरना आप फिर फेल हो जाओगे, फिर वो 139 145 की रेंज में आ जाओगे। इसी वजह से जो नोट है वही आप फॉलो करो। बहुत बढ़िया बात, बिल्कुल सही। ये पॉइंट ऐसा है जो हम लोग खुद रिपीट करते हैं, लेकिन स्टूडेंट के मुंह से आने से आई थिंक बच्चे इसको ज्यादा इम्प्लीमेंट करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड।
और जब हम मेडिसिन वगैरह पढ़ रहे हैं ना, तब अकेला मेडिसिन मत पढ़ो। अभी अकेला मेडिसिन हमें भी पता है, हमें पूरा नहीं होगा, ये सच है। उसका जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई थी, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रहा हूँ। फिजियोलॉजी उठाना है, पैथोलॉजी उठाना है, फार्मा लेना है और साथ में मेडिसिन लेना है। जिस तरह हमने सीवीएस लिया ना, आज तो आपको सीवीएस सिस्टम पढ़ना है। तो सीवीएस का आपने फिजियोलॉजी पढ़ा, सीवीएस का आपने पैथो पढ़ा, सीवीएस का फार्मा पढ़ा, फिर ही मेडिसिन पर जाओ तो ही मेडिसिन इजी लगेगा, वरना फिर मेडिसिन भारी लगेगा अगर मेडिसिन अकेला करने से। मैंने ये चीज की थी जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था इस बार, तब मैंने सिस्टम वाइज मेहनत कर रहा था। लाइक मैं इस तरह पढ़ा था, सीवीएस का मैंने फिजियो पढ़ लिया, फिर पैथो पढ़ लिया, फिर फार्मा पढ़ लिया, फिर मेडिसिन पढ़ रहा था। वो मुझे बहुत हेल्प किया, क्योंकि अब क्वेश्चन है ना, वो इस तरह नहीं आते, पैथो का सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा, वो इंट्रीगेट कर कर कभी फिजियो से भी आ रहा है और कभी वो मेडिसिन से भी हो जा रहा है इंट्रीगेट। इसीलिए हमको सब मिक्स करना पड़ेगा, तो ही हम एग्जाम में हमें पता लगेगा कि हम कहाँ गलत है। अब जिस तरह आपने आज सीवीएस पढ़ा है ना, तो कल सुबह या रात को क्या करो, जिस तरह आपने सीवीएस का फिजियो पढ़ा, सीवीएस का पैथो पढ़ा, सीवीएस का फार्मा और मेडिसिन पढ़ा ना, तो सुबह उठकर 2 घंटे है ना, आप एमसीक्यू को दे दो। फिजियो के एमसीक्यू सीवीएस के सब लगा दिए, पैथो के लगा दिए, फार्मा के लगा दिए, मेडिसिन के लगा दिए, तो आपका वो कंप्लीट होता जाएगा। है भाई, और सेम और इंटरेस्टिंग भी लगेगा पढ़ने में, और पैथो भी बोरिंग नहीं लगेगी, क्योंकि उससे आपको इलनेस डायरेक्टली दिख रही है। और सबसे बड़ी बात जो तुमने एम्फसाइज भी किया कि अब इंटीग्रेटेड पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई सेपरेट होगी, तो वो कैसे फ्रूटफुल होगी। तो वेरी गुड पॉइंट यार, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा बहुत ही इनसाइट दर्शन दिया तुमने, हमें भी दिया। हाँ, अच्छा, इसमें एक चीज मैंने सर्जरी वाले में भी यही किया था कि जब मैं सर्जरी पढ़ रहा था ना सर मैंने वही किया था, एनआर्ट पढ़ा, बाद में मैंने ऑर्थो लिया और रेडियो लिया। जब मैंने ये दिन लिया तब पता लगी मेरा एनआर्ट वीक था, लेकिन वो मेरा कवर हो गया ऑर्थो और रेडियो की वजह से। उसके बाद मैंने सर्जरी पढ़ा, तो सर वो पूरा सर्जरी जब पढ़ने बैठा तब मुझे एनाटॉमी पता लग रही थी कि उसकी ये एनाटॉमी यहाँ से थी, या ऑर्थो भी जब पढ़ रहा था तब मुझे बोन्स वगैरह में पता लग रही थी कि ये नर्व यहाँ से जा रही थी, इसीलिए हुआ। वो हेल्प करेगा, इसलिए अलग अलग मत जाओ। इसमें सर एक चीज इस तरह कंबाइन करते हो। ये जो अपने भाई जिन्होंने पहले क्लासेस लगा ली है, उनके नोट्स हैं, उनके लिए तो ये पॉसिबल हो पाएगा, लेकिन जो अभी क्लासेस कर रहे हैं, जस्ट लाइक अभी फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, उनके लिए कुछ ऐसा हो सकता है इंटीग्रेशन का कुछ आपके दिमाग में आता हो तरीका, क्योंकि उनके तो कुछ नोट्स, कोई सब्जेक्ट जो कोचिंग का शेड्यूल होगा उस हिसाब से होंगे। हाँ, बट आई थिंक बच्चों के पास एमबीबीएस के टाइम में कहीं ना कहीं से वो नोट्स रहते हैं, और कई सारे बच्चे को लिखना पसंद नहीं होता है, तो नोट्स डायरेक्टली मार्केट से उठा भी लेते हैं। तो ऑफ कोर्स जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनको मुश्किल तो होगी। उसका एक सॉल्यूशन मेरे दिमाग में अभी बातें करते हुए आया। मैंने टाइम मांग लिया था आपसे कि जब तक आप कुछ जवाब दो, कि जो सेकंड रिवीजन करें, वो सेकंड रिवीजन में ये अडॉप्ट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर, है ना, ये चीज बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। और कुछ और बताओ, एकदम फॉर्म में सही दे रहे हो। सीबीटी देना है सर, सीबीटी देना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है, ऑफलाइन दो तो ज्यादा अच्छा है। वो ऑफलाइन ही देना है सर। मैंने भी अहमदाबाद में एक इंस्टीट्यूट ने कंडक्ट की थी, मैंने दी थी उसकी, दोनों दी थी सर मैंने। तो उसका फायदा ये होगा ना कि सुबह उठने का पैटर्न पता लगेगी, सुबह 8 बजे उठना है, इतने बजे हमें सेंटर पर जाना है, वो एडमिट कार्ड आएगा, वो इतना घंटा बैठना है। हमें माइंड को भी तो ट्रेन करना है, हम माइंड को ट्रेन नहीं कर रहे, हम सिर्फ पढ़े जा रहे हैं। वो माहौल में भी तो बैठना है। अच्छा, एक बात मेरे माइंड में अभी आई कि एग्जाम वाले दिन की एंजाइटी को तुमने कैसे कंट्रोल किया, और दूसरा सवाल कि रात में नींद कैसी आई थी? सर वो वेनिला फ्लेक्स जो मेरी चल रही थी, तो उसने बहुत हेल्प किया था सर। मैं नाइट में मेरे टाइम पर सो गया था सर, सुबह उठा सर, एक बीटा ब्लूकर लिया था मैंने, प्रॉपर लिया था सर मैंने, और बस वही मम्मी पापा से वो उनके हाथ पैर वगैरह सुने और उन्हें कहा बस ब्रेक कीजिएगा, आपकी बार निकल जाऊंगा। बस गए सेंटर पर और फर्स्ट पेपर देकर आया सर, मैं फ्री हो गया था, मैंने कहा अब पास हो गया, अब इतना दिक्कत नहीं होगा मेरे।
बहुत बढ़िया, काफी नेक बच्चे हो। एग्जाम डे पर सर मुझे इतना वो नहीं हुआ था प्रॉब्लम कि क्या है क्या दिक्कत नहीं तो सर मेरा जुलाई वगैरह में मैं खाना भी नहीं खा सकता था, इतना एंजाइटी था मुझे। काफी काफी स्ट्रगल करके निकला। हाँ नहीं, जब मेरी पहली बार इस बात हुई तब सिम्टम्स काफी ज्यादा थे, तो मुझे लगा कि यार मेडिकेशन के बिना काम नहीं चलेगा। और कई बार मुझे लगता है कई स्टूडेंट्स होते हैं जो कम्युनिकेट करते हैं, तो मैं उनको यही सलाह देता हूँ, यदि मेरे पास 1 या 2 काउंसलिंग से उनको बेनिफिट मिलता है तो ठीक है, और यदि लगता है कि इससे लंबा चलेगा इलाज तो मैं उसको फिर अपने पास के डॉक्टर से ही कंसल्ट करने के लिए कहता हूँ, क्योंकि वो एक अप्रोचेबल भी रहता है। क्योंकि हमारी जब कई बार ऐसा होता है कि पूरे दिन क्लास है, बच्चा फोन कर रहा है, हम अटेंड ही नहीं कर पा रहे, तो वो रीजन रहते हैं। बट भाई ने तो बहुत ही अच्छी तरह से इस प्रॉब्लम को मैनेज किया, और एक तो ये खास बात इसने बताई कि इसने पूरी जर्नी में अपने इमोशंस को हथियार बना रखा था, है ना। खतरनाक जंग में एकदम पूरे टाइम बिता रहा। हम यही ब्रेक में कह रहे थे कि तुम्हें तो टेक टॉक वगैरह पे जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा मैटर है जिससे लोग स्ट्रगल करके निकल नहीं पा रहे हैं। तुम निकले हो और स्ट्रगल है तुम्हारा, तो वो तुम अच्छे से और भी लोग निकल पा रहे हो और एक्सेप्ट कर रहे हो, और दूसरों की हेल्प करने कि यार मैं सफर किया है, मैंने, तुम सफर मत करो, तुम अपना अच्छा सफर करो, इंग्लिश वाला सफर नहीं, हिंदी वाला सफर करो और अच्छा सफर हो। और एमबीबीएस टाइम में तुमने प्रिपरेशन कब से पढ़ा था? वहाँ पे पढ़ाई करने में मन लगता था, नहीं लगता था? कैसे रही वहाँ की जर्नी, चाइना की जर्नी? सर चाइना की जर्नी सर मेरा कॉलेज थोड़ा ठीक था, वहाँ पढ़ना पड़ता था, वो आसानी से पास नहीं करते थे, वो आसानी से पास नहीं कर रहे थे, इसलिए हम पढ़ रहे थे। लेकिन सर जब इंडिया आया था तो तब मुझे थोड़ा रियलाइज हुआ था कि एफएमजी क्या है क्या नहीं है। मेरी और अश्विनी सर से भी बात हुई थी, हम दोनों मिले भी थे क्लास में, फेस टू फेस क्लास में। तब सर से बात हुआ था कि इस तरह होगा। फिर वो सर यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट बनाए, जिस तरह मेडिसिन, सर्जरी वगैरह के। फिर वो एफएमजी की जब प्रॉपर प्रिपरेशन चालू की तब वो ब्रेक वाले सब बनाए थे। अच्छा, मेरे याद है इशाक तो बहुत अच्छे नोट्स, प्यारे प्यारे सजाए हुए नोट्स बनाया करता था आईपैड पे, है ना। और कई बार मेरी क्लास के नोट्स भी शेयर किए, और बड़े ही वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स बनाया करता था, है ना। बायोकेम वगैरह के मैंने बनाए थे टेम्पलेट में, इसलिए आप कह रहे हो कि बायोकेमिस्ट्री और साइकेट्री के बनाए थे मैंने। हाँ, मेरे याद है, इसने मेरे दोनों सब्जेक्ट के पीडीएफ भेजे थे, और बड़े प्यारे साफ साफ अरेंज करके नोट्स बनाए थे, तो मैंने उन्हें यूज भी किया था कई बार बच्चों को आगे फॉरवर्ड करने के लिए। इसीलिए साहब कह भी रहा है कि वो अब जो और बच्चे तैयारी कर रहे हैं या रिपीट कर रहे हैं उनकी हेल्प करना चाह रहा है। हाँ, तो आई थिंक हेल्प करने में ये अपने नोट्स भी उन्हें प्रोवाइड कर सकेगा और गाइडेंस भी दे पाएगा, जी जी सर, इमोशनल सपोर्ट भी दे पाओगे, है ना। जी जी वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा करोगे पूरा। सर एफएमजी है वो सबकी एक ही जर्नी है, ये पीजी वाली तो जर्नी नहीं है कि मैं किसी को रोंद कर मैं सीट ले जाऊंगा। अब मेरा 150 आया या मेरा 200 आया है, मैं एफएमजी पास ही गिना लेता हूँ, तो फिर क्यों किसी को हेल्प ना करनी, सबको हेल्प करनी। हेल्दी कंपटीशन तो मुझे लगता है कि नीट पीजी में भी होना चाहिए, हाँ, है ना, क्योंकि कंपटीशन हमेशा हेल्दी रहेगा तो तुम प्रोग्रेस करोगे, और यदि तुम किसी की कभी भी हेल्प करोगे जीवन में तो वो भी रिवर्ट करके तुम्हारे पास हेल्प देगा। तो जो एक तुमने ग्रुप बना रखा है तैयारी के दौरान, तो उसमें एक ऑनेस्ट रहो, और एक दूसरे की हेल्प करो। तुम्हें कोई निमोनिक मिल रहा है तो तुम उससे शेयर करो, क्योंकि ये तुम आज शेयर करोगे तो वो तुमसे शेयर करेगा, और ये ऑनेस्टी बड़ी हेल्प करती है, क्योंकि तुम्हारा कंपटीशन अपने जो 4 लोग या 5 लोग पढ़ रहे हो उसमें आपस में नहीं है, है ना। कंपटीशन जो तुम्हारा सिर्फ तुम्हारे से नहीं है, जो सिचुएशन है, एग्जाम के दिन क्या आता है, कौन से क्वेश्चंस आते हैं, तुम्हारी रिकॉल पावर कैसी रहेगी, वो कंपटीशन है, रादर देन तुम एक दूसरे को कॉम्पिटिटर मानो। तो अपनी मेहनत करते रहो और हेल्दी थिंकिंग रखो, हेल्दी कंपटीशन रखो, जैसा कि भाई बिल्कुल क्लियर शब्दों में बता ही रहा है। अच्छा इशाक, और कुछ तुम अपने फ्रेंड या सीनियर या और कोई कुछ लोग हैं जिनको तुम थैंक कहना चाह रहे हो, कुछ जिन्होंने तुम्हारी हाँ सर, जी जी सर,
सर मैं सबसे पहला तो थैंक्स मेरे ऑलमाइटी गॉड का करना चाहूँगा। फिर सर मेरे मम्मी पापा का, सर मेरे छोटे भाई रूहान का, सर जिसने पूरी जर्नी में सर मेरा साथ दिया। इवन सर मैं सर डिप्रेशन का पेशेंट रह चुका हूँ कुछ टाइम पहला। उसने सर मेरे बहुत सारे इमोशन सर हैंडल किए हुए, मेरा गुस्सा वगैरह। और फिर उसके बाद सर स्पेशली तो अश्विनी रंजन सर का, क्योंकि सर से मैं बहुत टाइम से कनेक्टेड हूँ और सर मुझे हर बात ये नहीं तू ये कर, तू यहाँ गलत हो रहा है ना, अब इस तरह जा, सर ने हेल्प की मेरी, उसके लिए सर का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मेरे कितने फ्रेंड्स थे जिन्होंने मेरे फेलियर में भी मेरी बैकबोन बनकर रहे। उन्होंने कभी ये ना बोला मुझे कि हम तो पास हो गए तू तो फेलियर है, तो वो फिर भी मेरी हेल्प कर रहे थे। वो इंटर्नशिप में थे, तो खास उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वो जितने भी सर्च वगैरह थे उन सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और सर मैं एक लास्ट में से मेरे भाइयों को जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, यार लास्ट मंथ पर है ना यूट्यूब पर बहुत चीजें आती हैं। यूट्यूब पूरा भरा हुआ होता है, लास्ट मिनट रिवीजन दिस दिस दिस। यार मत जाओ प्लीज, हाथ जोड़ता हूँ मत जाओ। अब आपके नोट आपने बनाए उस पर ट्रस्ट करो, उसको ही रिवाइज करो। आप नया कंटेंट ऐड कर कुछ नहीं उखाड़ सकोगे, आपको वो याद नहीं रहेगा। इससे तो बेहतर है जो आपने नोट्स लिखे थे ना उसको 2 दफा पढ़ लो, क्या पता वो आपके दिमाग से वो आपको पास करा जाए। वो रैपिड रिवीजन वगैरह नहीं कराते यार, वो आपके लिए नहीं है, वो उसके लिए है जिसको अच्छी तरह से नोट्स याद है। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि सर मैंने जब यहाँ मैं मेहनत कर रहा था ना सर, तब मेरे साथ कितने बच्चे थे सर, उनका देखा था। वो भाई इसका आया है, वो देखते भाई उसका आया है सर, उसका प्रॉब्लम क्या आया अभी सर, वो 147 पे रुक गए। मैंने उन्हें तब भी ये बोला था कि भाई मत जा, अपने नोट्स पढ़, अपनी मेहनत पे भरोसा कर, क्योंकि तूने 6 महीने लगाए ये नोट्स पढ़ने में, अब क्यों आखिरी टाइम पर अपने नोट्स छोड़कर दूसरे किसी पर जा रहा है। सॉरी टू से, लेकिन ये फैक्ट है, ये बताना पड़ेगा तभी बच्चे कुछ समझेंगे। वरना सर अगर इस तरह हुआ तो वो फिर वो उदासी रहेगी हर बार के, यार फेल हो रहा हूँ फेल हो रहा हूँ। ये जब भी बच्चों से बात होती है वो पूछते हैं कि सर यूट्यूब सेशन आया ये देखें क्या। मैं ये कहता हूँ कि कोई भी यूट्यूब सेशन किसी भी टीचर का है, वो उसी टाइम में अगर तुम PYQ पढ़ोगे, उनके टॉपिक पढ़ोगे, रिवाइज करोगे तो वो ज्यादा फ्रूटफुल होगा। और मेरे भी यूट्यूब सेशंस लास्ट टाइम वाले मत देखो, उस पे जाओ। बस वही है कि टीचर्स भी कोचिंग के साथ वर्क करते हैं और उनको पता है कि लास्ट टाइम में बच्चे ये ज्यादा देखते हैं, तो जब वो बच्चे देख रहे हैं तो उनको कुछ मटेरियल तो देना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग देते तो हैं, बट आई टोटली एग्री विथ हिज पॉइंट ऑफ व्यू कि लास्ट टाइम में अपने नोट्स को ही भरोसा करो, उसी को रिवाइज करो और PYQ को दो, क्योंकि कोई भी सेशन तुम्हारे अपने नोट्स के रिवीजन और PYQ से ज्यादा फ्रूटफुल नहीं। वेरी गुड क्लियर। मैंने लास्ट डे पर भी अपनी नोट्स यूज की थी सर, लास्ट डे पर भी सर मैं मेरी खुद की नोट्स लिखी हुई थी ना जो आज से, मैं वही पढ़ रहा था। नहीं यही पास करा जाएगी, मुझे पता था आज वही मुझे पास करा कर देंगे। और इशाक, पर्सनल रिलेशनशिप्स कैसे रही तुम्हारी? कोई लव अफेयर कुछ माहौल रहा तो उसको भी शेयर करना चाहते हो तो बताओ। मैं अपनी जिंदगी जीने वाला बंदा था, मैं अपनी जिंदगी में मस्त रहने वाला बंदा था, आपको पता है। वही बनना भी है और बहुत अच्छी बात है। मुझे तो कुछ याद है जब ये कोचिंग में आया करता था कुछ एक बंदी थी अनजानी सी कुछ था ऐसा, तो फ्रेंड्स वगैरह थे, फ्रेंड्स वगैरह तो होते ही हैं, जस्ट फ्रेंड। अच्छी बात है, इशाक की स्माइली बता रही है जस्ट फ्रेंड। वेरी गुड भाई। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मतलब ये लगा रहा पूरे टाइम, ये मुझे बड़ा इंस्पायर किया। कभी एग्जाम के बाद भी बात करता था तो ये नहीं कह रहा है कि सर प्रिपरेशन छोड़ने का मन हो रहा है या मैं थक गया हूँ, मेरा लो फील हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। बस वो बताता था कि यहाँ पे गड़बड़ हुई है, मैं इसको ऐसे ठीक करूंगा। तो इट्स वेरी पॉजिटिव। मैं एक्चुअली तुमसे काफी हाईली इंटरेस्ट हूँ और मैं बिल्कुल 100% श्योर हूँ कि तुम बहुत अच्छे डॉक्टर बनोगे, क्योंकि तुम जिस तरह से हेल्प करना चाहते हो अभी अपने दूसरे फ्रेंड्स का, उसी फीलिंग से तुम पेशेंट की हेल्प करना चाहोगे। और जो इमोशनल लेवल है तुम्हारा, तुम उससे पेशेंट से बहुत जल्दी कनेक्ट कर जाओगे। और आई थिंक जो भी पेशेंट तुम्हें एक बार दिखाएगा वो फिर तुम्हारे प्यार में पड़ा रहेगा।
और वापस आएगा, वापस बार बार आएगा और तुम बहुत नाम और इज्जत कमाओगे। सर मैं है ना, मेरे जितने भी भाई जो रिपीट कर रहे हैं ना, उनके लिए एक चीज बोलना चाहता हूँ। मेरे डेट ने है ना, जब मैं जुलाई वाली एग्जाम फेल हुआ था ना, तब उन्होंने मुझे एक चीज बोली थी। मैंने डेट को ये बोला था, अब मैं थक गया हूँ यार, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरा थक गया हूँ। मेरे डेट ने मुझे एक चीज बोली थी, भाई तूने है ना पूरी खाने की प्लेट सजा ली है, देख तूने सब्जी बना ली है, तेरी नोट्स बना ली है, तूने एमसीक्यू का सोच ले लिया, मतलब तूने रोटी वगैरह बना ली है, जीटी का पता है तुझे, मतलब वो सलाद वगैरह बना ली है, अब तेरा काम क्या है, उसको खाना है। अरे वाह वाह, इस तरह यार, तो खाने से क्यों भाग रहा है, जब इतना मेहनत से खाना बनाया है। वाह, प्लेट सजाइए तो खाओ, तो क्या। इसी तरह जो मेरे फ्रेंड्स फेल हुए ना, जो अभी थर्ड अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में फेल हुए, यार आप लोगों ने एक प्लेट सजा ली, अब आपको खाना ही है ना, फिर तो बस मेहनत करो, बस आपको खाना है, क्या बस लगे रहो। क्या क्या बात, बेस बन गया है, अब बेस बनने के बाद क्यों बढ़ रहा है, अब उस बेस से एकदम लॉन्च हो जाओ। बस आपको अब सीढ़ी चलनी है। बहुत प्यारा, इसलिए यार सबको मत हारो मत, मंजिल तो मिलनी है आपको, आज नहीं तो कल मिलेगी, आपको मेहनत करते रहना पड़ेगा। आपको आपके साथ जितना, क्या बोलते हैं अपन, डिसिप्लिन आप कितने हो और आपके साथ कितने आप सच्चे हो। अब ये भी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है खुद को। आपने जीटी नहीं दी है तो यार नहीं दी है मैंने ये महीना, जीटी मुझे तो देना है, 1 से 30 के बीच में कभी भी देना है। झूठ मत बोलो अगले महीने जाकर के भाई जीटी दी दूंगा तो पास हो जाऊंगा, नहीं होते भाई पास। इसलिए अपने साथ वो रहो, सच्चे रहो, तो आप हो जाओगे पास। और हर रोज कंसिस्टेंटली पढ़ो ना। मैं हर रोज कितना 8 से 10 घंटा ही सर पढ़ रहा था, उससे ज्यादा नहीं पढ़ रहा था, मैं न्यूज पर बताता हूँ, लेकिन 8 से 10 घंटा हर रोज पढ़ रहा था। अगर वो संडे है तो भी 8 से 10 घंटा पढ़ना है, अगर वो कोई फैमिली फंक्शन है तो भी 8 से 10 घंटा पढ़ना है, अगर इंडिया का फाइनल है तो भी 8 से 10 घंटा पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। वैसे वे फाइनल में अच्छा खेल नहीं नहीं सर, मैंने वो एक नाइट पूरा पढ़ा था, हर हाल में पढ़ना है तो वो कंसिस्टेंसी रहेगी। दैट्स वेरी गुड। मैंने सब पूरी नाइट खेलता था सर, फाइनल देख कर पूरी नाइट पढ़ा था। फाइनल देखा और नाइट मीन ये है कि अपना जो टारगेट बनाना है वो तो आवर्स पूरे करने हैं किसी भी कंडीशन में और कैसे भी करने हैं। हाँ बहुत सही। यस सर। कुछ आखिरी में कुछ सैरो शायरी कुछ कहना चाहोगे, कुछ या कुछ सॉन्ग जो तुम सुनाना चाहो या डेडिकेट करना चाहो? मैं सर एक लाइन को सुनाना चाहता हूँ, मैंने मेरे सर इसलिए वॉलपेपर पे थी, मैं सबको वो बताना चाहूंगा कि तू जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश ना कर। जिंदगी को जी, तू जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश ना कर। चलते वक्त के साथ तू भी चल, वक्त को बदलने की कोशिश ना कर। दिल खोलकर सांस ले, अंदर ही अंदर घुटने की तो कोशिश ना कर। दिल खोलकर सांस ले, अंदर ही अंदर घुटने की तो कोशिश ना कर। कुछ बातें रब पर छोड़ दे, कुछ बातें रब पर छोड़ दे, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश ना कर। वाह 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 वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, क्या बात। ये गो विद द फ्लो वाली स्ट्रेटेजी बता रहा है, एकदम मजे लो और प्रेजेंट मोमेंट में जी, कुछ बातें रब पे छोड़ दे, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश ना कर। भाई ने छोड़ रखा था और देखो आज रिवार्ड मिल गया। सर गीता का भी वही सार है ना कि तू अपना कर्म करता रहे, फल की इच्छा मत रख, वो भगवान है वो देंगे और अच्छा ही देंगे। क्या भाई ने डीप नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज भी भाई की कम नहीं है, अंदर की जर्नी पार करके गुजरा है ना। हाँ, केवल दुनिया की नहीं, अंदर से भी गुजरा है। अच्छा, ये हम साइकियाट्री में मांगे चलते हैं, जिसको स्पिरिचुअल थोड़ी सी नॉलेज ज्यादा होती है ना, वो एडवर्स सिचुएशन में स्टेबल रहता है, और ये उसी का नतीजा है कि ये इतनी लंबी जर्नी में कभी थका नहीं, कभी हारा नहीं, और चलता रहा, और आज सक्सेसफुल भी हुए। डेफिनेटली फेथ ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है सर, आई कैन सी दैट। और आगे भी पहले भी बातें होती थी तो वो फेथ उसकी बातों में झलकता था। तो मैं भी एग्री करूंगा कि हमें ऊपर वाले पे और माँ बाप पे, उन पे डायरेक्टली हम आए हुए हैं, उन पे और अपने आप पे भी फेथ रखना है, अपनी मेहनत पे, उनके ऑफ कोर्स
ब्लेसिंग्स को लेके चलने से बहुत हेल्प तो मिलती है। बहुत बढ़िया इशाक यार, दिल जीत गया, और हम जानते हैं तुम फाड़ के बहुत अच्छे डॉक्टर बनोगे। और इसके साथ एक मैसेज और देना चाहूंगा तुझे दोस्त, कि अब इस तैयारी को कंटिन्यू रखना है। अभी बिल्कुल तुम फाड़ू फॉर्म में हो, तो अब इसको नीट पीजी में अप्लाई कर देना है। सर निकालना है, सर नीट पीजी निकालना है। खुद को टाइम दो अभी थोड़ा सा, एक और तैयारी करते करते फिर जर्नी भी एंजॉय करो, है ना। वो जो बोले हो शायरी, उसको रिपीट करो, और 1-2 घंटा खुद पे टाइम दो, फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ो, बट एक शुरू कर दो उसको, मतलब रोकना नहीं है कहीं पे, ब्रेक सर नहीं अब लगाना। पास हो गया ना, अब पास हो गया तो अब मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया हूँ कि हाँ चलो एग्जाम निकल गया ना, अब तक खुद पर ध्यान दे सकूंगा कि चल भाई अब क्या क्या बाकी हो पूरा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो ओके दोस्त, थैंक यू सो मच इसाक, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, फॉर योर थैंक यू सर, ओके, लव लव यू सर, थैंक यू सर, बाय सर, बाय सर, बाय बाय, वेरी गुड इंटरव्यू।